क्या खाए थे? दरअसल हम 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी खाए थे। 5 रुपए वाला चिकन बिरयानी? भैया वो कौवा बिरयानी है। अब खाइएगा कौवा बिरयानी तो मोहम्मद रफी जैसा आवाज थोड़ा ही आएगा। कौवा बिरयानी? रन मूवी में सिद्धार्थ यानी अभिषेक बच्चन अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली आता है और इलाहाबाद से अपनी बहन ईसा यानी आयशा जुल्का के साथ रहता है। उसका बिगड़ैल दोस्त गणेश यानी विजयराज उसके पीछे पीछे चलता है और बाद में आता है। सिद्धार्थ कथित नियत और मौके के माध्यम से जानवी यानी भूमिका चावला में चला जाता है। सिद्धार्थ को जानवी से प्यार हो जाता है जो एक रूढ़वादी हरियाणवी परिवार से ताल्लुक रखती है। जानवी का बड़ा भाई गणपत यानी महेश मांजरेकर परिवार का मुखिया है जो अपने परिवार के लिए बहुत सुरक्षात्मक है, मुख्यतः अपनी बहन के माता पिता को खो देने के बाद। शुरुआत में जानवी ने सिद्धार्थ को गणपत से सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ रहने की लगातार कोशिशों को खारिज कर दिया। ठगों और सिद्धार्थ के साथ एक मुठभेड़ जानवी को सिद्धार्थ के दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन वह चुनौती के लिए आगे बढ़ता है और सभी ठगों से लड़ता है, जबकि गणपत ईसा और उसके पति को धमकी देने के लिए जाता है। सिद्धार्थ ने उसे शातिर तरीके से वापस धमकी दी क्योंकि वह उससे एक कदम आगे था और जानवी को छोड़कर गणपत के परिवार को मारकर हालांकि झूठा जवाबी कार्रवाई करने की योजना बनाई। सिद्धार्थ और जानवी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जानवी भाई और उसके आदमियों से छिपते और भागते रहते हैं, जबकि सिद्धार्थ किसी भी ठग से लड़ता है जो उसका पीछा करता है और उससे या उसके परिवार को चोट पहुंचाने की धमकी देता है। आखिरकार गणपत ने एक लड़के को पीटने के लिए अपने ठगों का इस्तेमाल करने का फैसला किया जो सिद्धार्थ को स्कूल में कठिन समय दे रहा है। इस प्रकार स्कूल के प्रिंसिपल को यह आभास होता है कि सिद्धार्थ भी एक ठग है। बदले में सिद्धार्थ को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर उन्होंने ईसा को एक वैन से मारा और उनके पति को एक ही समय में अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार किया, जबकि सिद्धार्थ और जानवी सहमत हैं कि उन्हें शादी से पहले भाग जाना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। इसी बीच गणेश लगातार खुद को ठगा जाता है और जीवन के बारे में विभिन्न कठोर वास्तविकताओं से गुजरता है। अंत में गणेश अपना सारा पैसा, अपनी घड़ी, अपने कपड़े, अपने दोस्त सिद्धार्थ से मिलने की उम्मीद और एक किडनी खो देता है। उनके सभी अनुभव गणेश को गलती से पेटीकोट बाबा बनने के रूप में समाप्त हो जाते हैं। एक संत जो लोगों द्वारा यानी गणेश द्वारा नहीं 250 वर्षों तक हिमालय में रहने के लिए मान जाता है। चरमोत्कर्ष में सिद्धार्थ गणपत और उनके आदमियों को गलत क्षेत्र में फंसाने की योजना बनाता है और जानवी की शादी उनके बाकी परिवार के सदस्यों के साथ करता है जो उसकी और सिद्धार्थ की देखभाल करते हैं, जब तक कि गणपत को इस बात की हवा नहीं मिल जाती और वह उन्हें ट्रैक नहीं कर लेता। नवविवाहितों को अब बड़ी संख्या में ठगों से भागना पड़ रहा है। यह एक अंतिम लड़ाई और हो जाती है जो सिद्धार्थ और गणपत के साथ साथ आमने सामने की लड़ाई के साथ समाप्त होती है। सिद्धार्थ जीत जाता है और मौत के झटके से निपटने से इनकार कर देता है, जिससे जीने की इज्जत मिलती है। गणपत जानवी और सिद्धार्थ को जाने देते हैं और अंत में सिद्धार्थ को अपना साला मान लेते हैं। सिद्धार्थ और जानवी ने छोड़ी शादी। इसमें अभिषेक बच्चन ने सिद्धार्थ वर्मा का रोल निभाया है, भूमिका चावला ने जानवी चौधरी का रोल निभाया है। इस मूवी में पहला सॉन्ग था चैन हो चैनो जिसे गाया था सोनू निगम, अलका याग्निक और जयेश कांतवी ने। दूसरा सॉन्ग था दिल में जो बात जिसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने। तीसरा सॉन्ग था तेरे आने से जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था तेरे आने से जो कि रिमिक्स में था जिसे अलका याग्निक ने गाया था। पांचवा सॉन्ग था सर की चुनरिया रे जरा जरा जिसे गाया था अलका याग्निक ने। छठा सॉन्ग था नहीं होना जिसे गाया था कुणाल गंजावाला और ऋचा शर्मा ने। सातवां सॉन्ग था बड़े ही नाजुक दौर से जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आठवां सॉन्ग था तेरे मेरे प्यार के चांद जिसे गाया था अलका याग्निक ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जीवा ने, प्रोड्यूस किया था श्रीधर कपूर और बोनी कपूर और श्रीदेवी ने। इसको लिखा था कमलेश पांडे ने। इसमें म्यूजिक दिया था हिमेश रेशमिया, नरेश शर्मा और नरेश शर्मा ने। ये 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। 137 मिनट की मूवी थी। इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। रन 2004 की भारतीय एक्शन कॉमेडी रोमांस फिल्म है जिसमें अभिषेक बच्चन, भूमिका चावला प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह जियो द्वारा निर्देशित और माधवन और मीरा जैस्मिन अभिनीत 2002 की तमिल फिल्म रन की रीमेक है। फिल्म का निर्माण बोनी कपूर और श्रीदेवी ने किया था। फिल्म की अधिकांश शूटिंग नोएडा के मारवा स्टूडियो में हुई थी। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली लेकिन यह एक सफल फिल्म थी। अगर बात करें इसकी कहानी की तो सिद्धार्थ यानी अभिषेक बच्चन अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली आता है और अपनी बहन आयशा झुल्का के साथ इलाहाबाद में रहता है। उसका बिगड़ैल दोस्त गणेश विजयराज उसके पीछे पीछे जाता है और बाद में आता है।
Run is a 2004 Indian action comedy romance film. It stars Abhishek Bachchan and Bhumika Chawla in the lead roles. In the directed by Jiva and a remake of the 2002 Tamil movie Run, starring Madhavan and Meera Jasmine. The film was produced by Bonnie Kapoor and Sri Devi. Most of the film was shot at Marwai Studio in Noida. The film received mixed review but was a profitable picture. Now we talk about the story of this film or plot. Siddharth or Abhishek Bachchan comes to the New Delhi to further his study and staying with his sister Aisha Julka from Allahabad. His spoiled friend Ganesh or Vijay Raj trails behind him and arrives later. Siddharth producer and attention to the chance runs into the journey. Bhumika Chawla Siddharth falls in love with Janvi, who belongs to the conservative Harwadi family. Javansi's elder brother Ganpat Mahesh Manjrekar is the head of the family, who is every protective of his family, mainly his sister after his loss of their parents. Initially, Janvi brushes off the Siddharth's constant attempt to with her in order to keep him safe from Ganpat. An encounter with the thugs and Siddharth leads Janvi to the accurate Siddharth to run, but is the entrance rise to the challenge and fight of all thugs. While Ganpat goes to threaten Isha and her husband, Siddharth threatens him back visually, and he was one step ahead of him, planned to retaliate thugs fleshly by killing Ganpat family, excluding Janvi. Siddharth and Janvi keep meeting with each other, heading and running from Janvi's brother and his men. Will Siddharth fight off any thugs that follow him and threaten to hurt with her or his family? Eventually, Ganpat decides to use his thugs to beat the boy who was giving Siddharth and hard time in school. Thugs giving to the impression to the principal of the school that Siddharth is suspended in return. Then they hit Isha with their one and Prem, her husband, from his to lose his job, all at the same time. Will Siddharth and Janvi agree they should elope and get married before the guest married off. Glass constantly kept himself cannot because through various harassed relative about life in the darkness, loves all his money, his watch, his clothes, his hope to beat his friend Siddharth and Kindly. All his experience and his from of the making Ganesh accidentally Pandit Baba, a saint who is believed by people, not by Ganesh, to be giving to the himself for 25 years, to be living in the Himalaya for 250 years. In the climax, Siddharth hatches a plan to the bite Ganpat and his men to the wrong area and marry Janvi with her remaining family members who care for her and Siddharth. Until Ganpat gets wind of his and tracks them down, the new levers now have to turn from the mass about of thugs. His leads to a final battle which ends with a one-on-one fight with Siddharth and Ganpat. Siddharth wins and refuses to deal the death blow, allowing him to live. Ganpat allows Janvi and Siddharth to live, finally accepting Siddharth as his brother-in-law. Siddharth and Janvi live married. Now we talk about the cast. Abhishek Bachchan as Siddharth Verma and Bhumika Chawla as Janvi Chaudhary, Aisha Julka as Isha. Now I talk about the soundtrack of this film. Music was by Himesh Reshammiya and lyrics. The first song of this movie, Chain Ho, singing by Sonu Nigam, Alka Yagnik, Jay Skandvi. Second song, Dil Mein Jo Baat, singing by Sonu Nigam, Alka Yagnik. Third song, Tere Aane Se, singing by Kumar Sanu, Alka Yagnik. Fourth song, Tere Aane Se, his in remix, singing by Alka Yagnik. Fifth song, Sar Ki Chunariya Re Jara Jara, singing by Udit Narayan, Alka Yagnik. The sixth song, Yahi Hona Nahi Hona. The sixth song, Nahi Hona, singing by Kunal Ghanwala and Richa Sharma. Seventh song, Bade Hi Nazuk
दौर से, सिंगिंग बाय कुमार सानू, अलका याग्निक। एट सॉन्ग तेरे मेरे प्यार के चांद, सिंगिंग बाय अलका याग्निक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सरकार वर्ष 2005 में प्रदर्शित हुई थी, जिसे सफलता और सराहना मिली थी। 2008 में इसका स्वीकृत सरकार राज नाम से बनाया गया। 9 वर्ष बाद इसका तीसरा भाग सरकार 3 नाम से प्रदर्शित हुआ था। तीनों फिल्म अमिताभ बच्चन के किरदार सुभाष नागरे को केंद्रित रखकर बनाई गई हैं। अन्नू करकरे यानी यामी गौतम अपने पिता की मौत का दोषी सरकार यानी अमिताभ बच्चन को मानती हैं और बदला लेने की कोशिश में हैं। परिस्थितियों के मारे सरकार की व्यक्तिगत लड़ाई अपने पोते शिवाजी नागरे उर्फ चीकू यानी अमित शाह से चल रही है। राजनीतिक उठापटक भी जारी है, जिससे सरकार के प्रभुत्व को खतरा पैदा हो रहा है। अपने सहयोगी गोकुल साटम यानी रोनित राय के सहारे सरकार अपने सबसे बड़े विरोधी माइकल वाल्या यानी जैकी श्रॉफ और मोदी तथा हिंसक राजनीतिक गोविंद देशपांडे यानी मनोज बाजपेयी के साथ एक डील करता है। क्या होगा इस डील का? क्या सरकार अपना प्रभुत्व बरकरार रख पाएगा? क्या अन्नू अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगी? इस सब का जवाब अभी इस वीडियो में आगे मिलेगा, या फिर आप इस मूवी को देखें। सरकार 3 राम गोपाल वर्मा द्वारा सह निर्मित और निर्देशित 2017 की एक भारतीय राजनैतिक अपराध थ्रिलर फिल्म है। यह सरकार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, जिसमें पिछली फिल्म सरकार राज के प्रसंग को जारी रखा गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन पुनः मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जिनके साथ रोनित राय, पराग त्यागी, जैकी श्रॉफ, मनोज बाजपेयी, अमित शाह और यामी गौतम भी फिल्म में भूमिका निभाई है। पाकिस्तानी अभिनेत्री फिजा अली ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की थी। इसमें संगीत दिया है रविशंकर रोहन विनायक ने। इसके छायाकार है अमोल राठौड़। ये मूवी 131 मिनट की है। फिल्म को 12 मई 2017 को दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया था, जिसे इंडिया टाइम्स ने 3/5 रेटिंग व आलोचकों ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की थी। फिल्म में सरकार के आंतरिक संघर्ष और उनके महल राजनीति के साथ शीर्ष स्तर के अधिकारियों और महाराष्ट्र के बीच के पावर ब्रोकर संघर्ष दिखाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदता और साजिश शामिल है। इसमें अमिताभ बच्चन सुभाष नागरे यानी सरकार के रूप में है, मनोज बाजपेयी गोविंद देशपांडे के रूप में है, जैकी श्रॉफ माइकल वाल्या के रूप में है। अगर बात करें इसके फ्रेंचाइजी की, तो 2009 में राम गोपाल वर्मा ने कहा कि सरकार श्रृंखला की तीसरी फिल्म बनाने की अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। हालांकि 2012 में यह सूचित किया गया कि इसकी अगली कड़ी बढ़ाई जाएगी और वर्तमान में फिल्म अपने पूर्व उत्पादन चरण में है, जहां कहानी लिखी जा रही है। फिल्म के 2013 के अंत तक प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है। मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लिया गया, हालांकि उनका चरित्र पिछले फिल्म में अंत में मर जाता है। अगस्त 2016 में राम गोपाल वर्मा ने सरकार 3 की पुष्टि की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि अभिषेक और ऐश्वर्या तीसरे फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। ही लोड ऑन दिस ट्विटर एंड अभिषेक एंड ऐश्वर्या विल नॉट बी पार्ट ऑफ द 3rd इंस्टॉलमेंट। अगर बात करें इसके संगीत की, तो फिल्म के संगीत अधिकार इरोज म्यूजिक को दिए गए हैं। फिल्म के संगीत को रोहन विनायक और रविशंकर ने बनाया है। पूर्ण संगीत 3 मई 2017 को प्रदर्शित किया गया था और इसमें 7 गाने हैं। इसमें पहला सॉन्ग था एंग्री मिक्स, जिसे गाया था मीका सिंह और सुखविंदर सिंह ने। दूसरा सॉन्ग था गणपति आरती, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन ने। तीसरा सॉन्ग था गुस्सा, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह ने। चौथा सॉन्ग था सामदाम, जिसे गाया था कैलाश खेर और साकेत बरौलिया ने। पांचवा सॉन्ग था थाम्बा, जिसे गाया था नवराज हंस ने। छठा सॉन्ग था शक्ति, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह, साकेत बरौलिया और आदर्श शिंदे ने। सातवां सॉन्ग था सरकार ट्रांस, जिसे गाया था नीलाधरी कुमार ने। इस तरह इस साउंड ट्रैक की कुल अवधि 30 मिनट 40 सेकंड। पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली का एक वृद्ध सदस्य, जिसके आधिपत्य का लोग आज भी लोहा मानते हैं। सरकार फिल्म के मुख्य आकर्षण है, क्योंकि उनकी विशाल ताकत दर्शकों को उनसे जोड़ती है। सरकार फ्रेंचाइजी की इस फिल्म में सरकार के साथ उनके पोते शिवाजी नागरे यानी अमित शाह नजर आ रहे हैं, जो कि अपने दादा से जितना प्यार करता है उतनी ही नफरत भी। क्या शिवाजी सुभाष को धोखा देता है, या फिर वह अपने दादा के ही षड्यंत्र का शिकार हो जाता है? इस फ्रेंचाइजी के लीड किरदार और उनसे जुड़ी चीजें से पिछले 12 साल जुड़े हैं, जिससे इस फिल्म को देखते हुए आपको सब देखा हुआ ऐसा लगेगा। साथ ही यह शुरुआत से लेकर अंत तक सरकार की मौजूदगी का महत्व भी दर्शकों को बताता है। पिछली फिल्म में आपने दोनों बेटों विष्णु यानी के मेनन और शंकर यानी अभिषेक बच्चन को खोने के बाद उनकी उम्र तो बढ़ी नजर आ रही है, लेकिन स्वभाव में आज भी वह उतने ही सख्त दिख रहे हैं। अब वह कई चीजों से खुद को अलग कर चुके हैं, क्योंकि उनका काम उनके दोनों सहयोगी गोकुल यानी रानित और रमन पराग देखते हैं। उनकी पत्नी पुष्पा यानी सुप्रिया बीमार रहा करती है और वह पूरी तरह उनकी देखभाल में लगे रहते हैं। कहानी सरकार के पोते शिवाजी और चीकू की एंट्री के साथ आगे बढ़ती है, जिसे गोकुल में उन गद्दारों के बारे में पता चलता है जो गुपचुप तरीके से डॉन बनने की तैयारी में है। यहाँ तक कि सत्ता के संघर्ष के लिए नागरे की चारदीवारी के बाहर भी गोविंद देशपांडे यानी मनोज बाजपेयी सत्ता का भूखा और नेता बनने की
की इच्छा रखने वाले दुबई बेस्ड बिजनेसमैन माइकल यानी जैकी और गांधी यानी बजरंगबली जैसे लोग सरकार को बर्बाद करने के लिए अपना अपना दांव लगाते हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या सिवा सत्य कंपनी और सरकार का पहला पार्ट बनाने वाले राम गोपाल वर्मा अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं? इस फिल्म में आपको फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा की इंटेंसिटी की कुछ झलक दिखती है। उनकी महाभारत रूपी कथा या राजमहल की राजनीति भी आप कह सकते हैं, यह बिना किसी रुकावट के पर्दे पर चलती है। हालांकि फिल्म की हर साजिश को लेकर आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं। फिल्म के कई डायलॉग काफी अर्थपूर्ण हैं, लेकिन यह फिल्म को बहुत ज्यादा असरदार नहीं बना पाते। इस फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों की ही तरह इस फिल्म में भी लाइट और शेडो का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जो फिल्म का ट्रेडमार्क है। साथ ही गोविंदा गोविंदा वाला बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म में शानदार है। बच्चन द्वारा गाई गई गणेश आरती आपको मंत्रमुग्ध करने वाला है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और अंदाज भी आपको अभिभूत करने के लिए काफी है। उनके फैंस के लिए इससे एक शानदार तोहफा कह सकते हैं। अमित, मनोज, जैकी और रानित ने काफी शानदार अभिनय का परिचय दिया है, तो वही अभिनेत्रियों यामी, सुप्रिया और रोहिणी का रोल बेहद छोटा है और वह कुछ समय के लिए ही पर्दे पर नजर आती हैं। दोस्तों, अजय देवगन और रोहित शेट्टी की सुपरहिट जोड़ी मनोरंजक फिल्म की गारंटी हो गई है। गोलमाल सीरीज और सिंघम जैसे सफल फिल्में ये दोनों दे चुके हैं और अब बोल बच्चन की बारी थी। इस बार इस फिल्म में अभिषेक बच्चन भी थे, जो लंबे समय से असफलता भोग रहे थे। फिल्म की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी की महान फिल्म गोलमाल से प्रेरित बताई जा रही थी। दिल्ली में रहने वाला अब्बास अली यानी अभिषेक बच्चन आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। दिल्ली छोड़ वह अपनी बहन सानिया यानी आसिन के साथ एक छोटे शहर रकनापुर आ पहुंचता है, ताकि वहां कुछ काम कर पैसा कमा सके। अब्बास को अखाड़ा किंग पृथ्वीराज रघुवंशी यानी अजय देवगन के यहाँ सुपरवाइजर का काम मिल जाता है। परिस्थितिवश उसे पृथ्वीराज को अपना नाम गलत बताना पड़ता है। अब्बास को उम्मीद नहीं रहती है कि यह झूठ उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अखाड़ा किंग पृथ्वीराज गुस्से का तेज है और झूठ बोलने वालों से उसे सख्त नफरत है। पृथ्वीराज के गुस्से से डरने वाला अब्बास इस बात को अच्छी तरह जानता है और एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलता चला जाता है। इससे कई ऐसे प्रसंग घटते हैं जो दर्शकों को हंसने पर मजबूर करते हैं। रोहित की पिछली 4 फिल्म सिंघम जो कि 2011 में, गोलमाल 3 जो कि 2010 में, ऑल द बेस्ट जो कि 2009 में और गोलमाल रिटर्न्स जो कि 2008 में सफल हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने गोलमाल जो कि 2006 में जैसी सफल फिल्में दी हैं। रोहित चाहते हैं कि टिकट खरीदकर सिनेमा घर में फिल्म देखने आए दर्शक के पूरे पैसे वसूल होने चाहिए, लिहाजा वे उम्र और हर वर्ग के दर्शक को ध्यान में रखकर फिल्म बनाते हैं। आज के सफलतम डायरेक्टर्स में से एक रोहित शेट्टी पर ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित गोलमाल जो कि 1979 का बहुत ज्यादा प्रभाव है। पहले तो उन्होंने फिल्म के नाम को बनाते हुए गोलमाल नाम की 3 फिल्में बना डाली और अब उस क्लासिक फिल्म से इंस्पायर होकर बोल बच्चन बनाई है। रिश्ता की गोलमाल बॉलीवुड की बेहतरीन हास्य फिल्मों में से एक है। उत्पल दत्त और अमोल पालेकर की एक्टिंग, सिचुएशनल कॉमेडी और बेहतरीन संगीत की वजह से आज भी यह फिल्म टीवी पर देखी जाती है। उस फिल्म को फिर बनाना जोखिम भरा काम है, इसलिए रोहित ने सेफ गेम खेलते हुए गोलमाल की मोटी बातें और बेसिक प्लॉट को लिया है और इसमें टिपिकल रोहित शेट्टी तड़का लगाकर बोल बच्चन में पेश किया है। कहानी में जो बातें नई जोड़ी गई हैं वो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाने के ही काम आई हैं, जैसे अजय के सौतेले भाई वाला ट्रैक, अजय की प्रेमिका वाला ट्रैक जो दुर्घटना में मारी जाती है का कोई महत्व नहीं है और ये बातें नहीं भी होती तो कहानी पर कोई असर नहीं पड़ता। गोलमाल में उत्पल दत्त का किरदार था, उसकी जगह बोल बच्चन में अजय देवगन का युवा किरदार डाला गया है। शायद इस समय कोई ऐसा अभिनेता ही नहीं है जो वैसे एक्टिंग कर पाता जैसे उत्पल दत्त ने की थी। बोल बच्चन की शुरुआत उस बल्लेबाज की तरह है जो क्रीज पर जमने में टाइम लेता है। आरंभिक 45 मिनट उबाऊ हैं। अब्बास यानी अभिषेक बच्चन के झूठ बोलने के लिए जो परिस्थितियां गढ़ी गई हैं उसमें काफी समय खर्च किया गया है और फिर भी बात नहीं बनती। फिल्म स्पीड तब पकड़ती है जब अब्बास अपनी माँ के बारे में झूठ बोलता है और मुजरे वाली यानी अर्चना पूरन सिंह को माँ बनाकर लाता है। यह सीन बड़ा ही मजेदार बना है क्योंकि उसकी एक नहीं बल्कि 3 माँ आ जाती हैं। इसके बाद झूठ पर झूठ का सिलसिला चल पड़ता है। एक भाई ऐसा पैदा करना पड़ता है जिसकी मूछ नहीं है। अब्बास के झूठ बोलने वाले और उन्हें सच साबित करने वाले दृश्यों को यूनुस सेजवाल ने बहुत अच्छे से लिखा है और ये दृश्य बेहद मजेदार बन पड़े हैं। पृथ्वीराज रघुवंशी यानी अजय देवगन के खास माखन यानी नीरज वोरा को शक है कि दाल में कुछ काला है। वह अब्बास की हर बात पर प्रश्न पूछता है और अब्बास उसे झूठ बोलता है और इस दरमियान बेहतरीन हास्य सामने आते हैं।
अभिषेक का अब्बासपन पृथ्वीराज के सामने डांस का नमूना पेश करने वाला सीन तो जबरदस्त है। ऐसे 3-4 दृश्य हैं और जब सिनेमा हॉल ठहाकों से गूंज उठता है। क्लाइमैक्स में जाकर फिल्म फिर कमजोर पड़ जाती है। कर्ज के गीत एक हसीना थी के जरिए पृथ्वी का अब्बास की पोल खोलने वाला और उसके बाद पहाड़ पर अजय और अभिषेक के अटकने वाली बात दमदार नहीं बन पाई है। निर्देशक के रूप में रोहित शेट्टी जल्दबाजी में लगे और उन्होंने छोटी मोटी बातों को इग्नोर किया है। गांव का जो सेट लगाया गया है वो पूरा नकली लगता है। एक सीन में चलती ट्रेन में बैठे आसिन और असरानी बात कर रहे हैं। ट्रेन की खिड़की से बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन आसिन और असरानी के चेहरे पर एक जैसी ही रोशनी पड़ती है। हाथ सीन पर रोहित की पकड़ नजर आती है और उन्होंने दर्शकों को हंसने के लिए कई मौके उपलब्ध कराए हैं। उनके फाइट सीन अब दोहराव का शिकार होने लगे हैं। रोहित यह अच्छी तरह जानते थे कि अभिनय के मामले में अभिषेक कमजोर हैं, इसलिए ज्यादातर अभिषेक के साथ उन्होंने असरानी और कृष्णा को रखा ताकि सीन में वजन आए। असरानी और कृष्णा की नोक झोंक भी दर्शकों को गुदगुदाती है। अभिषेक बच्चन का अभिनय औसत दर्जे का है और क्लाइमैक्स में कार पर खड़े होकर अजय देवगन के सामने उनकी एक्टिंग बहुत ही बुरी है। अजय देवगन का किरदार फिल्म में सबसे मजबूत है। गाँव के पट्टे के रोल में उन्होंने जान फूंक दी है। उन्होंने अंग्रेजों को खूब बिगाड़ कर बोला है जैसे एक्टिंग इज नॉट माई कप ऑफ लस्सी। एक्टिंग मेरे बस की बात नहीं है। सक्सेस इज द की होल टू सेक्सोफोन। योर ईयर ड्रम्स आर प्लेइंग ड्रम्स। तुम्हारे कान बज रहे हैं। बाय इन आर्मपिट हाइपर सिटी नॉइज पॉल्यूशन। बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। आई रिमेम्बर यू मिल्क नंबर मिक्स। तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा। लेकिन इसके हर अंग्रेजी संवाद पर हंसी आए ये जरूरी नहीं है। आसिन और प्राची देसाई सिर्फ 100 पीस की तरह नजर आए हैं। कृष्णा, नीरज बोरा, अर्चना पुरर सिंह और असरानी की एक्टिंग उम्दा है। चलाओ ना नैनो से एक ही मात्र ऐसा गाना है जो याद रह पाता है। फिल्म के संवाद औसत से बेहतर है। हर कहानी की एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत रहता है। जो बोल बच्चन की कहानी का मिडिल पार्ट बहुत मजबूत है और यही बात फिल्म को वन टाइम वॉच बनाता है। हवा में उड़ती जीप एक बस के विंडशील्ड को कांच को चकनाचूर करते हुए गुजर जाती है। कुछ समय बाद एक जीप पानी के ड्रम ले जा रहे हैं एक ट्रक से जा भिड़ती है। बसें पलटी खाती नजर आती हैं और अंत में एक कार एक पहाड़ के किनारे पर जाकर लटक जाती है। जब अजय देवगन और अभिषेक बच्चन दर्जनों गुंडे की धुनाई करते हैं और वे मक्खियों की तरह यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं तो हम इन स्टंट सीक्वेंस पर हैरत जताने लगते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह कोई धांसू एक्शन फिल्म होगी, लेकिन वास्तव में यह तो कॉमेडी है। एक मायने में एक्शन कॉमेडी फिल्में एक लोकप्रिय मनोरंजन विधा मानी भी जाती हैं। रजनीकांत को भारत को जैकी चैन कहा जाता है, या बेहतर होगा अगर कहें कि जैकी चैन हांगकांग के रजनीकांत हैं। सिंघम और गोलमाल 3 दोनों फिल्में रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित हैं। के बाद से ही यह माना जाने लगा है कि अजय देवगन अपनी हर फिल्म में छाए रहेंगे। जैसे कि कल्पना की जा सकती है कि वह इस फिल्म में भी डार्क शेड्स में हैं। वह मूछधारी हैं, कंधे चौड़े करके चलते हैं और खिचड़ी अंग्रेजी में गुर्राते हैं। मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा के बजाय वे कहते हैं मैं तुम्हें मिल्क नंबर 6 याद दिला दूंगा। अगर आपको लगता है कि इस जुमले का मजेदार होने से दूर का भी नाता है तो जरा एक और पर गौर फरमाइए। मेहनत सक्सेस की कुंजी है के बजाय वे कहते हैं मेहनत सेक्सोफोन्स की होल है। बोलचाल की भाषा में इसे ही अंग्रेजी की टांग तोड़ना कहते हैं। आपको हंसी आ सकती है लेकिन केवल कभी कभी। इरादे जाहिर हैं, गुणवत्ता की ज्यादा फिक्र मत कीजिए। करोड़ों कमाने की सोचिए। सिंघम और गोलमाल 3 दोनों ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी। सिंघम और गोलमाल 3 दोनों ही 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी थी। पैसा तो निर्माता के खाते में जाता है, लेकिन आजकल दर्शक भी बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में दिलचस्पी लेने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जब किसी फिल्म को इतने सारे लोग देख रहे हैं तो उनमें कोई न कोई बात तो होगी। यथाकथित 100 करोड़ क्लब में शामिल सभी 12 फिल्में में से अगर 3 इडियट्स, दबंग और रावण को छोड़ दे तो शेष सभी रीमेक या सीक्वल हैं। बोल बच्चन भी रीमेक है। वर्ष 1971 में प्रदर्शित हुई ऋषिकेश मुखर्जी की प्यारी मजेदार फिल्म गोलमाल की है। अभिषेक बच्चन ने इस फिल्म में वह भूमिका निभाई है जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में अमोल पालेकर ने निभाई थी। देवगन उत्पल की शरीक भूमिका में वह बास हैं। मूल फिल्म में उत्पल दत्त को उन पुरुषों से चिढ़ थी जो मूछे नहीं रखते थे, इसलिए अमोल पालेकर को नकली मूछे लगानी पड़ी थी। मूछों से मोह कहानी की एक मजेदार बुनियाद थी। इस फिल्म में अब्बास यानी देवगन को अपने पास से यह तथ्य छुपाना पड़ता है कि वह मुस्लिम है।
इस फिल्म में अब्बास यानी अभिषेक बच्चन को अपने बॉस से यह तथ्य छुपाना पड़ता है कि वह मुस्लिम है, क्योंकि उसने एक विवादित मंदिर का ताला तोड़ दिया है। लेकिन इस कंफ्यूजन को चुटकी में हल किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि उसके हिंदू बॉस को दूसरे धर्म के लोगों से कोई प्रॉब्लम है। जब बुनियाद में ही कोई दम ना हो तो फिल्म की कहानी लचर हो जाती है। लेकिन जैसा ही हम पहले ही जानते हैं कि यह एक बेसिर पैर की लचर तरीके से बनाई गई एक्शन कॉमेडी है। बहुत से लोगों को इस बात से कोई दिक्कत ना होगी कि उनके मोबाइल पर घिसे पिटे या सतही SMS जोक्स आते रहते हैं। इस फिल्म में लोगों के सिर से ऊपर से इतनी गाड़ियां उड़ती हुई निकल जाती हैं जितनी बहुतेरे शोरूम में भी ना होंगे। शायद कुछ लोगों को यह सब दिलचस्प लगे, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स को फुल स्टॉप की कला के बारे में कुछ पता नहीं है। कभी कभी देवगन के किरदार की तरह हम भी चीख चीख कर कहना चाहते हैं कि बस करो, बहुत हुआ। मुझे महान ऋषिकेश मुखर्जी की बेचैन आत्मा के लिए दुख होता है। शायद वह दूसरी दुनिया में कहीं सिर पीट रहे होंगे। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग मूवी अपलोड क्यों नहीं करते हो, आप लोग मूवी के फैक्ट्स और ये सब बकवास क्यों सुनाते हो। भाई, हमारा लोगों का काम है मूवी अपलोड करना। भाई, मूवी हमारे हक में नहीं होती है, हम उसे अपलोड करते हैं। हमने इस मूवी को भी अपलोड किया था अपने दूसरे चैनल पर, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वे क्यों हटाते हैं? क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं। यानी कि आपको ये इंटरनेट पर कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग अभी भी इस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो भाई, जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तब तक वे भला इसे फ्री में क्यों यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो भाई, यही बात है, इसी कारण से यूट्यूब पर वे अपलोड करने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं कि हम इसे अपलोड नहीं करते हैं, भाई हम लोग अब अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड रोचक तथ्य। तो अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो आपको जरूर सुनने चाहिए और जरूर सुनिए। दोस्तों, यह मूवी रिलीज हुई थी 3 जून 2016 को। हाउसफुल एक कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज की फिल्म का उद्देश्य तर्कों को परे रख सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना है। बड़े स्टार से सजी हाउसफुल और हाउसफुल 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। तीसरे भाग में भी बड़े सितारे हैं और फिल्म को एक बार फिर लंदन में फिल्माया गया है। इस बार भी एक बड़ा घर और मजेदार किरदार हैं। बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसे लगता है कि उसकी बेटियां बेहद संस्कारी हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बटुक की एक बेटी जैकलिन फर्नांडिस को सैंडी यानी अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है। सैंडी स्लिप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है। कभी वह सैंडी बन जाता है तो कभी सुंडी। इसी तरह बटुक की अन्य 2 बेटियों लिसा और नगरिस को टैडी यानी रितेश देशमुख और बंटी यानी अभिषेक से मोहब्बत हो जाती है। बटुक की 3 बेटियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक इसके खिलाफ है। इसके बाद कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से बटुक की आंखों में धूल झोंकी जाती है यह हम अभी आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फर्नांडिस, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिस फाकरी की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बनने पर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बाटुक एक रेस्तरां के मालिक आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग्य टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बाटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बाटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बाटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं,
जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है, जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की। उससे अनजान नागरे लंदन आ गए, जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं, जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बेटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 समान पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरो चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए। यह लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यत के लिए चर्च ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विकलांगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अक्षम रहे। इसके बाद लड़के दोषी महसूस करते हैं, क्योंकि वे केवल पैसों के लिए लड़कियों से शादी कर रहे थे। वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मैडम तुसाद के गोदाम में जाते हैं। वे इसके बजाय बटुक के बेटों को ढूंढते हैं, जिनके गुंडे उन पर हमला करते हैं, जबकि टेडी और बंटी उनसे लड़ते हैं। सैंडी टेडी को भारतीय कहते हुए सुनता है और सुंडी आता है और सैंडी को मारने की कोशिश करता है। बटुक भी आता है, जिसे नागरे के भाग को 7 शेयरों में विभाजित करने के लिए लड़कों द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। अधिक लोग आते हैं क्योंकि शेयर काफी बढ़ जाते हैं। नागरे आता है और गोदाम में सभी को मारने का प्रयास करता है, जबकि रोशनी चालू और बंद होती है। जैसे ही लड़कियां आती हैं, ऋषि, रोहन और राजीव उन्हें देखते हैं और उन्हें नागरे के सामने घुटने के बल पकड़ लेते हैं। सैंडी, टेडी और बंटी फिर लड़कियों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेते हैं। लड़कियों ने लड़कों को माफ कर दिया और बटुक ने पूरी कहानी की योजना का खुलासा किया और लड़कियां और उनके लड़कों में ऊर्जा नागरे लड़कियों के असली पिता के साथ सामंजस्य स्थापित किया। हाउसफुल 3 के संगीतकार सोहेल सेन, मीका सिंह, सारिफ दोषी और तनिष्क बागची हैं और गीतकार समीर सेन, फरहत संगीत संजीव चतुर्वेदी, ममता शर्मा, अराफात महमूद, रानी मलिक, मनोज यादव और डेनी साबरी हैं। संगीत अधिकतर टी सीरीज के पास है। शारीरिक विकलांगता से ज्यादा घातक सोच की विकलांगता होती है। आश्चर्य की हाल में वर्षों में देशभक्त का सिनेमा करके प्रशंसा बटोरने वाले अक्षय कुमार हाउसफुल 3 में काम करते हुए यह बात भूल गए थे। रितेश देशमुख को याद नहीं रहा था कि उनके पिता राजनेता थे और वर्षों तक सामाजिक कल्याण के कामों से जुड़े रहे थे। अभिषेक बच्चन की मां सांसद थी और पिता पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और तमाम बीमारियों विकलांगता के विरुद्ध समाज को जागृत करते रहे हैं। अपनी मानसिक विकलांगता से कैसे तथाकथित मनोरंजक रचा जा सकता है, आप यहाँ लेखक निर्देशक साजिद फरहाद और निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 3 में देख सकते हैं। खराब पति पिता की 3 लड़कियों को पाने के लिए फिल्म के 3 हीरो खुद को विकलांग बनाते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। एक चल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता और तीसरा बोल नहीं सकता। किसी की शारीरिक कमजोरी दूसरों के लिए हंसी का मसाला कैसे बनती है, यह हाउसफुल 3 दिखाती है। हर फिल्म से सामाजिक सरोकार की उम्मीद करना सही नहीं है, परंतु सिनेमा
फुहड़ता के कीचड़ में कैसे गिरता है वह इस फिल्म से पता चलता है। अगर आप किसी की शारीरिक कमजोरियों पर हंस सकते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। फुल 3 के लिए यह कहना बेकार है कि यह पिछली 2 कड़ियों की तरह ऐसी तथाकथित कॉमेडी है जिसके लिए दिमाग को सिनेमा घर से बाहर रखा जाए। गुजरी फिल्मों की तरह कहानी के नाम पर यहाँ बेशुमार पैर की बातें गढ़ ली गई हैं। कुछ पुराने सिनेमाई फार्मूले इस्तेमाल कर लिए गए हैं। हाउसफुल 3 उदाहरण है कि कैसे कॉमेडी को लेकर हमारे बड़े और धनवान निर्माता निर्देशकों की समझ समय बढ़ने के बावजूद अविकसित रह गई है। उनके लिए हंसाने का मतलब कमजोरों का मजाक उड़ाना, हीरोइनों के पिता को कार्टून की तरह पेश करना, द्व्यर्थी बातें बताना, लड़कियों को माल कहना, संवादों गीतों में भाषा का भद्दा इस्तेमाल करना, समझ संवेदना संस्कृत से इनका कोई लेना देना नहीं है। कहानी का मैदान लंदन है। अक्षय कुमार ऐसे गरीब बेरोजगार हैं जिनका व्यक्तित्व इंडियन शब्द सुनते ही खंडित हो जाता है। वह सैंडी से शुंडी बन जाते हैं। दोनों ही किरदारों में वह अजीबोगरीब ढंग से हाथ पैर हिलाते तथा मुंह बनाने के अलावा कुछ खास नहीं करते हैं। सैंडी शुंडी का इलाज यही है कि एक दिन उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, तब इंडियन शब्द सुनकर भी उसे गरीबी बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी। रितेश देशमुख यहाँ कार रेसर बनने का ख्वाब पाले हुए हैं और अभिषेक बच्चन कामयाब रैपर बनना चाहते हैं। अभिषेक क्यों अविकसित रह गए, इनका पता ऐसे चलता है कि वह अपनी भूमिकाएं चुनते वक्त विविधता नहीं देखते हैं। हाउसफुल 3 करते हुए वह भूल गए कि अपनी पिछली फ्लॉप फिल्म ऑल इज वेल में भी वह पंजाबी म्यूजिक एल्बम बनाने को संघर्ष रहे गायक बने थे। रितेश देशमुख कुछ ठीक लगे हैं मगर अच्छे अभिषेक बहुत निराश करते हैं। तीनों हीरोइनों जैकलिन फर्नांडिस, लीजा हेडन, नारगिस फाखरी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। बोमन, चंकी और जैकी के हिस्से कुछ नया नहीं आया। वह कोल्हू के बैल की तरह घूम रहे हैं और उनकी प्रतिभा दोहली जा चुकी है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो अपनी संवेदना, मस्तिष्क और अस्तित्व को महसूस किए बगैर किसी भी सोच से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। साजिद फरहाद के निर्देशन में बनी फिल्म हाउसफुल 3 शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी थी। हाउसफुल की श्रृंखला में बनी पिछली 2 फिल्मों का निर्देशन साजिद खान ने किया था, लेकिन इस फिल्म में फरहाद ने भी साजिद का साथ दिया है। फिल्म को लिखने और बनाने में जब 2 लोगों का दिमाग लगा है तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि यह पिछली 2 फिल्मों से कई ज्यादा बेहतर साबित होगी, लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मों में बॉलीवुड दर्शकों को हंसाने के तरीके भूला जा चुका है। इन दिनों बन रही ज्यादातर फिल्मों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जोक से नजर आते हैं। आजकल फिल्मों में कहानी के मुताबिक कॉमेडी देखने को ही नहीं मिल रही। कहानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इसमें कोई कहानी नहीं है। फिल्म को देखने के लिए अगर दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो यह आपको थोड़ी मजेदार लग सकती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी से, जो अपनी 3 बेटियों गंगा, जैकलिन फर्नांडिस, यमुना, लीजा हेडन और सरस्वती नगरिस फाखरी के साथ लंदन में रहती है। बटुक को लगता है उनकी बेटियां सबसे ज्यादा संस्कारी हैं। हर पिता की तरह वह भी अपनी बेटियों के लिए किसी योग्य वर की तलाश में रहता है। इसके बाद एंट्री होती है सैंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की। बटुक की 3 बेटियां इनसे प्यार करने लगती हैं और इन्हीं से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक पटेल को ये तीनों बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद पिता अपनी बेटियों के इस तीनों से दूर करने के हथकड़े अपनाता है। बेटियां अपने तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं। उनके बॉयफ्रेंड अलग तरीके से। इन सब के बीच फिल्म में कंफ्यूजन शुरू होती है। चलिए बात करते हैं निर्देशन। साजिद फरहाद ने मिलकर कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिखी है, लेकिन इस फिल्म में ये दोनों चूक गए। फिल्म का निर्देशन औसत से कम रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है। साथ ही इन्होंने दर्शकों को काफी कंफ्यूज भी किया है। इसकी पिछली 2 सीरीज को देखा जाए तो वह दर्शकों का मनोरंजन करने से ज्यादा सफल साबित हुई है, लेकिन इस फिल्म में जितनी उम्मीदें की गई थी इससे उतना ही निराश किया है। बात करते हैं अभिनय की। एयरलिफ्ट और ब्रदर्स जैसी गंभीर फिल्में करने के बाद अक्षय ने बखूबी खुद इसमें दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ रितेश देशमुख भी इस तरह के किरदारों को अच्छी तरह निभा जाते हैं। अभिषेक बच्चन ने भी अपनी
तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। जैकलिन, लीजा और नगरिस ने ऐसा कुछ फिल्म में नया नहीं किया है। वही जैकी श्रॉफ, चक्की पांडे का भी कोई खास किरदार नहीं नजर आया है। बात करते हैं म्यूजिक की। पिछली 2 फिल्मों के संगीत की बात करें तो वह इसमें कई गुना बेहतर था। इसमें ऐसा कोई खास गाना देखने को नहीं मिलता जिसे दर्शकों के बीच याद रखा जा सके, जबकि पिछली फिल्मों के गाने पापा जाग जाएगा और धन्नो आज तक काफी लोकप्रिय है। चलिए बात करते हैं कि क्यों देखें। फिल्म में बॉलीवुड के कई सितारे अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिल्म की कहानी के लिए दिमाग न चलाकर इन सितारों को देखना एक बार तो सिनेमा घरों में जा सकते थे। हाउसफुल सीरीज की 2 फिल्मों की सफलता के बाद अब हाउसफुल 3 रिलीज हो गई है। इस बार साजिद खान की जगह साजिद फरहाद की जोड़ी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। साजिद फरहाद ने इसके पहले अक्षय कुमार की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट भी डायरेक्ट की थी, जो दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई थी। क्या इस बार साजिद फरहाद दर्शकों का दिल जीत पाएंगे? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी। फिल्म की कहानी लंदन में रहने वाले फुटबॉल टीम के वाटर बॉय सैंडी और सुंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की है, जिनकी जिंदगी में बटुक पटेल यानी बमन ईरानी की बेटियों गंगा पटेल और ग्रेसी, जैकलिन फर्नांडिस, जमुना पटेल और जेनी, लीजा हेडन और सरस्वती पटेल और सराह नागरिस पाकरे का आगम होते ही हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब क्या बटुक अपनी बेटियों की शादी इन 3 लड़कों से होने देगा? इस बात का पता आपको फिल्म देखकर ही चल पाएगा। स्क्रिप्ट। फिल्म की कहानी एक बार फिर से कंफ्यूज से भरी हुई है, लेकिन बहुत सारे पंच आपको जरूर हंसाते हैं। जैसे बमन ईरानी एक जगह कहते हैं खुश रहना चाहिए, गंभीर तो गौतम भी है। हालांकि कहानी बीच में थोड़ी खिंची भी नजर आती है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होने की वजह से चल जाती है। लंदन की लोकेशन भी कमाल की है। फिल्म की शुरुआत के 10 मिनट और भी बेहतर हो सकते थे। सिनेमेटोग्राफी काबिले तारीफ है। नाउ टॉक अबाउट द एक्टिंग। अक्षय कुमार के अवतार को देखकर ही आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही रितेश देशमुख की कॉमिक टाइम और 1 लाइनर कमाल के हैं। अभिषेक बच्चन बोल बच्चन के बाद एक बार फिर से अपने कॉमेडी डायलॉग के साथ जच रहे हैं। जैकलिन फर्नांडिस, लीजा हेडन, नागरिस पाकरे ने भी अपने किरदार को अच्छे से अदा किया है। बमन ईरानी, जॉनी लीवर, चंकी पांडे और चक्की श्रॉफ ने भी सहज अभिनय किया है। कमजोर कड़ी क्या है? फिल्म की कहानी ही इसकी सबसे कमजोर कड़ी है। अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे तो यह फिल्म आपको अच्छी लग सकती है। संगीत। फिल्म के गाने फिल्म की रफ्तार को प्रभावित नहीं करते और स्क्रीन पर सही लगते हैं। क्यों देखें? अगर अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन स्टारर कॉमेडी फिल्में पसंद है तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फर्नांडिस, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिस पाकरे की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बन्नेवर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बटुक, एक रेस्तरां के मालिक, आखिरी पास्ता यानी चंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग्य टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं।
जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है, जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की। उससे अनजान नागरे लंदन आ गए, जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं, जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है। बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बेटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि, समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरो चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। उनके घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए। यह लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यता के लिए चर्च ले जाती हैं। दोस्तों, धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था, ग्लैमर के तौर पर लाया गया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। फिल्म ठेठ हिंदी सिने प्रेमियों के लिए किसी जस से कम नहीं है। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं। सब हाई क्वालिटी है, लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है। कहानी में है कितना दम, आइए जानते हैं। जैकी श्रॉफ द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाते हैं। वह काफी उधार ले लेते हैं और वे उसे चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उनका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियां शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जय यानी अभिषेक और अली यानी उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। बस यही से शुरू हो जाता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी में कई लोच हैं। 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं पचती है वह यह है कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके 2 पुलिस ऑफिसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती है। चलिए बात करते हैं स्टार अपील्स के बारे में। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आमिर खान की फिल्म जानकर तो कतई मत देखिएगा, क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है। आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी नहीं लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट किया। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं। अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं कमाई की। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा था। फिल्म की टिकट 50 से 900 रुपए तक की थी। बम्पर ओपनिंग की उम्मीद थी और इसकी मार्केटिंग काफी जबरदस्त रही थी और इसकी कमाई भी बहुत ज्यादा हुई थी, जिससे मूवी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हुई थी। धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक थी और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था। फिल्म की कहानी पर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ। तकनीक और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है।
यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की। उसकी ऊर्जा को खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया यानी कैटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते समय एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है ही नहीं। दिल के मामले में भी वह उतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है जयदीप यानी अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी, विश्लेषणात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है। जय अपने विरोधी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह ही सोचना चाहिए। धूम 3 कहानी है अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्र फाल तक नहीं भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है, उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लिए घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है। इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम 3 की कहानी घूमती है, जो रोमांच से भरपूर है। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया था, जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट के प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी। यश राज फिल्म्स की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ की कमाई की थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। फिल्म 1990 से शुरू होती है, जहाँ इकबाल हारून खान ने जैकी श्रॉफ शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत सी खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो, जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा बेटा साहिर भी उनसे विनती करता है, पर वो नहीं मानते हैं। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर यानी आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती, इसलिए वो भारतीय पुलिस में से एसीपी जयदीप यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझ कर ये बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शो किया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय उसको गोली मारता है, पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना, सो सफल हो जाता है। लेकिन बाद में जय, अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो उसके सर्कस की चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। तो चलिए बात करते हैं विपणन की। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था, जो कि 99 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क में उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचा ले 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था। भारत में असल में अगर किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो वो है बॉलीवुड मूवी धूम।
धूम के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और इसमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, यहाँ तक कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी सड़कों पर बाइक दौड़ा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल आई धूम 3 में जो बाइक आमिर खान ने चलाई थी उसमें ऐसा क्या था जो कि उसे धूम सीरीज की सभी अन्य बाइक से अलग बनाता है? आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों है ये बाइक इतनी खास। धूम 3 में आमिर खान ने जिस बाइक से सांसें थमा देने वाले स्टंट जिस बाइक से किए थे उसका नाम है BMW के 1300R। BMW ये बाइक अपनी पुरानी के 1200R को रिप्लेस कर मार्केट में लेकर आई थी। के 1300R में 1293 सीसी का इंजन लगा है जो कि 173 bhp की पावर देता है। कुछ सेकंडों में पकड़ लेती है 100 की स्पीड। BMW के 1300R स्पीड के मामले में कई स्पोर्ट्स बाइक को पीछे छोड़ती नजर आती है। ये बाइक महज 2.81 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। आइए जानते हैं कितना देती है माइलेज। इस बाइक का फ्यूल टैंक 19 लीटर का है जिसमें 4 लीटर रिजर्वुअर कैपेसिटी है। एक बार टैंक फुल करने पर ये 1300R 320 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। ये है इसकी कीमत। के 1300R जैसी बाइक खरीदने के लिए धूम 3 का आमिर खान बनने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इस बाइक की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। अजय देवगन अपनी फ्लॉप फिल्म होने का कारण यश राज की फिल्म धूम 3 को मानते थे। वो अपनी नई फिल्म दृश्यम के साथ एक बार फिर दर्शकों के सामने आ रहे थे। BBC ने उनसे खास बातचीत की। अजय देवगन के अनुसार फिल्म एक्शन जैक्शन बनाते समय ही हमें अंदाजा हो गया था कि फिल्म नहीं चलेगी क्योंकि हमारी फिल्म और धूम 3 की कहानी लगभग एक जैसी थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नुकसान के साथ धूम 3 के चलते फिल्म तैयार होने में भी देरी हुई थी। अजय ने कहा, फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, कहानी भी लॉक हो गई थी, सेट लग गया था, पर शूटिंग के कुछ ही दिन पहले हमें पता चला कि हमारी कहानी से मिलती जुलती बड़ी फिल्म आमिर की धूम 3 रिलीज होने वाली है। फिर हमें कहानी बदलनी पड़ी और कहानी बदलते बदलते मेरे निर्माता दोस्त की काफी नुकसान हो गया था। ये कहने पर कि रीमेक फिल्में सिर्फ व्यवसायिक कारणों से बनाई जाती हैं। अजय कहते हैं, ऐसा कहने वाले लोग जो बनाते हैं क्या वो आर्ट है? रीमेक का ट्रिब्यूट होता है जिसे बनाना आसान काम नहीं है। अजय के अनुसार किसी फिल्म को बड़े ऑडियंस के लिए अडॉप्ट करना और अभिनेताओं से परफॉर्मेंस निकलवाना बहुत बड़ा काम होता है। अजय आगे कहते हैं, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं साउथ में भी हमारी फिल्मों का रीमेक होता है। मैं तो कहूँगा कि रीमेक साहित्य का आदान प्रदान है। दरअसल में अजय देवगन एक आम आदमी का किरदार निभा रहे थे जिसका परिवार कानूनी मामले में फंस जाता है। जिस तरह से अपनी सूझबूझ से एक आम आदमी अपने परिवार को सिस्टम से बचाता है, इसी पर यह कहानी आधारित है। दोस्तों, धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया। इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था। आमिर खान और कैटरीना कैफ को सरप्राइज पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैटरीना कैफ के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं था, ग्लैमर के तौर पर लाया गया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया। हर बार की तरह टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं। सब हाई क्वालिटी है, लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है। कहानी में है कितना दम, आइए जानते हैं। जैकी श्रॉफ द ग्रेट इंडियन सर्कस चलाते हैं। वह काफी उधार ले लेते हैं और वे उसे चुका नहीं पाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। उसके बाद उनका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियां शुरू कर देता है। इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैफ। बस हर बार की तरह जय यानी अभिषेक और अली यानी उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं। बस यही से शुरू हो जाता है धूम धड़ाका। हालांकि कहानी में कई लोच हैं। 3 घंटे की फिल्म है। जो बात नहीं पचती है वह यह है कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके 2 पुलिस ऑफिसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं। इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती। चलिए बात करते हैं स्टार अपील्स के बारे में। आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत जाइएगा। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो आमिर खान की फिल्म जानकर तो कतई मत देखिएगा
क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों से एकदम जुदा है। इसमें कोई कहानी नहीं है, थ्रिल नहीं है। कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमजोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है। आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं। कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है। आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी नहीं लगती है। कैटरीना को जितना मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट किया। अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं। अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह फिल्म में हंसाने का काम करते हैं। चलिए बात करते हैं कमाई की। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए से ज्यादा था। फिल्म की टिकट 50 से 900 रुपए तक की थी। बम्पर ओपनिंग की उम्मीद थी और धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम 3 का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक थी और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तिमानों को भंग कर देगी। इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था। फिल्म की कहानी पर इस बार चोर बनाम पुलिस है, लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ। तकनीक और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है। यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की। उसकी ऊर्जा को खतरनाक, उग्र और भयंकर बनाती है। वह किसी को माफ नहीं करता। वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में रोड़ा बनने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। धूम 3 कहानी है आलिया यानी कैटरीना कैफ की, जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते समय एकदम बदली हुई नजर आती है। निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है ही नहीं। दिल के मामले में भी वह उतनी ही निडर है। धूम 3 कहानी है जयति क्षेत्र ने अभिषेक बच्चन की, जो मुंबई का एक चतुर, दृढ़ निश्चयी, विश्लेषणात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है। जय अपने विरोधी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह ही सोचना चाहिए। धूम 3 कहानी है अकबर यानी उदय चोपड़ा की, जो मनोरंजन का खजाना है। यह अनिच्छुक पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्र फाल तक नहीं भी मिल सकता है। फैमिली वाला बनना चाहता है, उसे लड़की की तलाश है। दिल हथेली पर लिए घूमने वाला अली सुंदर लड़की। फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया था, जो चालाकी से चोरी करता है। यह फिल्म आईमैक्स के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी, तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी। धूम 3 भारत में आईमैक्स फॉर्मेट के प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म थी। यश राज फिल्म्स की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ की कमाई की थी। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। फिल्म 1990 से शुरू होती है, जहां इकबाल हारून खान ने नीचे की शराब शिकागो में ग्रेट इंडियन सर्कस नाम का सर्कस चलाता है। सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा है, जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा है। वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो, जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है, कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है। इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो, अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना। प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं। इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर भी यानी सिद्धार्थ निगम, इकबाल का छोटा बेटा साहिर भी उनसे विनती करता है, पर वो नहीं मानते हैं। इकबाल बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है, जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है। कई सालों बाद साहिर यानी आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है। वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिखकर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल कर भाग जाता है। क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है और उन्हें हिंदी भी नहीं आती, इसलिए वो भारतीय पुलिस में से एसीपी जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली यानी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं। जय साहिर को फंसाने के लिए जानबूझ कर ये बात फैला देता है कि वो ये केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शो किया है। इससे साहिर चोरी करने की ठानता है। वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है। इस तरह वो बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता पीछे जाने के लिए। अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पे भागने लगता है। जय उसको गोली मारता है, पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है। साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरुत्थान संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया ने कैटरीना कैफ के साथ, जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक
जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना सो सफल हो जाता है, लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है, जानते हुए कि वो चोर है। जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है, पर जब साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं भी गोली का निशान नहीं होता है। जय और अली सर्कस से चले जाते हैं, जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर, जो उसकी सर्कस की चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है, और वो समर था जिसको गोली लगी थी। तो चलिए बात करते हैं विपणन की। 30 अक्टूबर को धूम 3 का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था। इसके पहले बाजार में धूम 3 का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था, जो कि 99 गेम्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था। यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क में उपलब्ध है। आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचा ले 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था। भारत में असल में अगर किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो वो है बॉलीवुड की मूवी धूम। धूम के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और इसमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, यहाँ तक कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी सड़कों पर बाइक दौड़ा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल आई धूम 3 ने भारत में असल में अगर किसी मूवी ने यूथ में बाइक का क्रेज पैदा किया है तो वो है बॉलीवुड मूवी धूम। धूम के अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं और इसमें ऋतिक रोशन, जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, यहाँ तक कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान भी सड़कों पर बाइक दौड़ा चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले साल आई धूम 3 में जो बाइक आमिर खान ने चलाई थी उसमें ऐसा क्या था जो कि उसे धूम सीरीज की सभी अन्य बाइक से अलग बनाता है? आइए हम आपको बताते हैं आखिर क्यों है। धूम 3 में आमिर खान ने जिस बाइक से सांसें थमा देने वाले स्टंट जिस बाइक से किए थे उसका नाम है BMW के 1300R। BMW ये बाइक अपनी पुरानी के 1200R को रिप्लेस कर मार्केट में लेकर आई थी। के 1300R में 1293 सीसी का इंजन लगा है, जो कि 173 bhp की पावर देता है। कुछ सेकंडों में पकड़ लेती है 100 की स्पीड। BMW के 1300R स्पीड के मामले में कई स्पोर्ट्स बाइक को पीछे छोड़ती नजर आती है। ये बाइक महज 2.81 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। एक बार टैंक फुल करने पर ये 1300R 320 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। ये है इसकी कीमत। के 1300R जैसी बाइक खरीदने के लिए धूम 3 का आमिर खान बनने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि इस बाइक की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए है। अजय देवगन अपनी फ्लॉप फिल्म होने का कारण यश राज की फिल्म धूम 3 को मानते थे। वो अपनी नई फिल्म दृश्यम के साथ एक बार फिर दर्शकों के सामने आ रहे थे। BBC ने उनसे खास बातचीत की। अजय देवगन के अनुसार फिल्म एक्शन जैक्शन बनाते समय ही हमें अंदाजा हो गया था कि फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि हमारी फिल्म और धूम 3 की कहानी लगभग एक जैसी थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से नुकसान के साथ धूम 3 के चलते फिल्म तैयार होने में भी देरी हुई थी। अजय ने कहा, फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी, कहानी भी लॉक हो गई थी, सेट लग गया था, पर शूटिंग के कुछ ही दिन पहले हमें पता चला कि हमारी कहानी से मिलती जुलती बड़ी फिल्म आमिर की धूम 3 रिलीज होने वाली है। फिर हमें कहानी बदलनी पड़ी और कहानी बदलते बदलते मेरे निर्माता ये कहने पर कि रीमेक फिल्में सिर्फ व्यवसायिक कारणों से बनाई जाती हैं। अजय कहते हैं, ऐसा कहने वाले लोग जो बनाते हैं क्या वो आर्ट है? रीमेक का ट्रिब्यूट होता है जिसे बनाना आसान काम नहीं है। अजय के अनुसार किसी फिल्म को बड़े ऑडियंस के लिए अडॉप्ट करना और अभिनेताओं से परफॉर्मेंस निकलवाना बहुत बड़ा काम होता है। अजय आगे कहते हैं, सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ में भी हमारी फिल्मों का रीमेक होता है। मैं तो कहूँगा कि रीमेक साहित्य का आदान प्रदान है। दरअसल में अजय देवगन एक आम आदमी का किरदार निभा रहे थे, जिसका परिवार कानूनी मामले में फंस जाता है। जिस तरह से अपनी सूझबूझ से एक आम आदमी अपने परिवार को सिस्टम से बचाता है, इसी पर यह कहानी आधारित है। रन मूवी में सिद्धार्थ यानी अभिषेक बच्चन अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए नई दिल्ली आता है और इलाहाबाद से अपनी बहन ईसा यानी आयशा जुल्का के साथ रहता है। उसका बिगड़ैल दोस्त गणेश यानी विजयराज उसके पीछे पीछे चलता है और बाद में आता है।
सिद्धार्थ कथित नियत और मौके के माध्यम से जाह्नवी यानी भूमिका चावला में चला जाता है। सिद्धार्थ को जाह्नवी से प्यार हो जाता है, जो एक रूढ़वादी हरियाणवी परिवार से ताल्लुक रखती है। जाह्नवी का बड़ा भाई गणपत यानी महेश मांजरेकर परिवार का मुखिया है, जो अपने परिवार के लिए बहुत सुरक्षात्मक है, मुख्यतः अपनी बहन के माता पिता को खो देने के बाद। शुरुआत में जाह्नवी ने सिद्धार्थ को गणपत से सुरक्षित रखने के लिए उसके साथ रहने की लगातार कोशिशों को खारिज कर दिया। ठगों और सिद्धार्थ के साथ एक मुठभेड़ जाह्नवी को सिद्धार्थ के दौड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन वह चुनौती के लिए आगे बढ़ता है और सभी ठगों से लड़ता है, जबकि गणपत ईशा और उसके पति को धमकी देने के लिए जाता है। सिद्धार्थ ने उसे शातिर तरीके से वापस धमकी दी, क्योंकि वह उससे एक कदम आगे था और जाह्नवी को छोड़कर गणपत के परिवार को मारकर हालांकि झूठा जवाबी कार्रवाई करने की योजना बनाई। सिद्धार्थ और जाह्नवी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जाह्नवी भाई और उसके आदमियों से छिपते और भागते रहते हैं, जबकि सिद्धार्थ किसी भी ठग से लड़ता है जो उसका पीछा करता है और उससे या उसके परिवार को चोट पहुंचाने की धमकी देता है। आखिरकार गणपत ने एक लड़के को पीटने के लिए अपने ठगों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, जो सिद्धार्थ को स्कूल में कठिन समय दे रहा है। इस प्रकार स्कूल के प्रिंसिपल को यह आभास होता है कि सिद्धार्थ भी एक ठग है। बदले में सिद्धार्थ को सस्पेंड कर दिया जाता है। फिर उन्होंने ईशा को एक वैन से मारा और उनके पति को एक ही समय में अपनी नौकरी खोने के लिए तैयार किया, जबकि सिद्धार्थ और जाह्नवी सहमत हैं कि उन्हें शादी से पहले भाग जाना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। इसी बीच गणेश लगातार खुद को ठगा जाता है और जीवन के बारे में विभिन्न कठोर वास्तविकताओं से गुजरता है। अंत में गणेश अपना सारा पैसा, अपनी घड़ी, अपने कपड़े, अपने दोस्त सिद्धार्थ से मिलने की उम्मीद और एक किडनी खो देता है। उनके सभी अनुभव गणेश को गलती से पेटीकोट बाबा बनने के रूप में समाप्त हो जाते हैं। एक संत जो लोगों द्वारा यानी गणेश द्वारा नहीं तो 150 वर्षों तक हिमालय में रहने के लिए मान जाता है। चरमोत्कर्ष में सिद्धार्थ गणपत और उनके आदमियों को गलत क्षेत्र में फंसाने की योजना बनाता है और जाह्नवी की शादी उनके बाकी परिवार के सदस्यों के साथ करता है, जो उसकी और सिद्धार्थ की देखभाल करते हैं, जब तक कि गणपत को इस बात की हवा नहीं मिल जाती और वह उन्हें ट्रैक नहीं कर लेता। नवविवाहितों को अब बड़ी संख्या में ठगों से भागना पड़ रहा है। यह एक अंतिम लड़ाई और हो जाती है, जो सिद्धार्थ और गणपत के साथ साथ आमने सामने की लड़ाई के साथ समाप्त होती है। सिद्धार्थ जीत जाता है और मौत के झटके से निपटने से इनकार कर देता है, जिसे जीने की इज्जत मिलती है। गणपत जाह्नवी और सिद्धार्थ को जाने देते हैं और अंत में सिद्धार्थ को अपना साला मान लेते हैं। सिद्धार्थ और जाह्नवी ने छोड़ी शादी। इसमें अभिषेक बच्चन ने सिद्धार्थ वर्मा का रोल निभाया है, भूमिका चावला ने जाह्नवी चौधरी का रोल निभाया है। इस मूवी में पहला सॉन्ग था चैन हो चैनो, जिसे गाया था सोनू निगम, अलका याग्निक और जयेश कांतवी ने। दूसरा सॉन्ग था दिल में जो बात, जिसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने। तीसरा सॉन्ग था तेरे आने से, जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था तेरे आने से, जो कि रिमिक्स में था, जिसे अलका याग्निक ने गाया था। पांचवा सॉन्ग था सर की चुनरिया रे जरा जरा, जिसे गाया था उदित नारायण अलका याग्निक ने। छठा सॉन्ग था नहीं होना, जिसे गाया था कुणाल गंजावाला और ऋचा शर्मा ने। सातवां सॉन्ग था बड़े ही नाजुक दौर से, जिसे गाया था कुमार सानू और अलका याग्निक ने। आठवां सॉन्ग था तेरे मेरे प्यार के चांद, जिसे गाया था अलका याग्निक ने। इस मूवी को डायरेक्ट किया था जीवा ने, प्रोड्यूस किया था श्रीधर कपूर और बोनी कपूर और श्रीदेवी ने। इसको लिखा था कमलेश पांडे ने। इसमें म्यूजिक दिया था हिमेश रेशमिया, नरेश शर्मा और नरेश शर्मा ने। ये 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। 137 मिनट की मूवी थी। इंडिया में हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। रन 2004 की भारतीय एक्शन कॉमेडी रोमांस फिल्म है, जिसमें अभिषेक बच्चन, भूमिका चावला प्रमुख भूमिकाओं में हैं। यह जियो द्वारा निर्देशित और माधवन और मीरा जैस्मिन अभिनीत 2002 की तमिल फिल्म रन की रीमेक है। फिल्म का निर्माण बोनी कपूर और श्रीदेवी ने किया था। फिल्म की अधिकांश शूटिंग नोएडा के मारवा स्टूडियो में हुई थी। फिल्म को मिश्रित समीक्षा मिली, लेकिन यह एक सफल फिल्म थी। अगर बात करें इसकी कहानी की, तो सिद्धार्थ यानी अभिषेक बच्चन अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली आता है और अपनी बहन आयशा झुलका के साथ इलाहाबाद में रहता है। उसका बिगड़ैल दोस्त गणेश विजय राज उसके पीछे पीछे जाता है और बाद में आता है। रन इज 2004 इंडियन एक्शन कॉमेडी रोमांस फिल्म। इट स्टार्स Abhishek Bachchan and Bhumika Chawla in the lead roles. In the directed by Jiva and a remake of the 2002 Tamil movie Run, starring Madhavan and Meera Jasmine. The film was produced by Bonnie Kapoor and Sridevi. Most of the film was shot at Marwai Studio in Noida. The film received mixed review but was the profitable picture. Now we talk about the story of this film or plot.
Siddharth or Abhishek Bachchan came to the New Delhi to further his study and staying with his sister Aisha Julka from Allahabad. His spoiled friend Ganesh or Vijay Raj trails behind him and arrived later. Siddharth Tugal produced and intensity the chance runs into the journey. Bhumika Chawla Siddharth falls in love with Janvi, who belongs to the conservative Harwadi film. Javanshi elder brother Ganpat Mahesh Manjrekar is a head of the family, who is every protective of his family, mainly his sister after his loss of their parents. Initially, Janvi brushes off the Siddharth's constant attempt to with her in order to keep him safe from Ganpat. An encounter with the thugs and Siddharth leads Janvi to the accurate Siddharth to run, but is the ancient rise to the challenge and fight of all thugs. While Ganpat goes to threaten Isha and her husband, Siddharth threatens him back visually, and he was one step ahead of him, planned to retaliate thugs fleshly by killing Ganpat family, excluding Janvi. Siddharth and Janvi keep meeting with each other, hiding and running from Janvi's brother and his men. Will Siddharth fight off any thugs that follow him and threaten to hurt with her or his family? Eventually, Ganpat decides to use his thugs to beat the boy who was giving Siddharth and hard time in school. Thugs giving to the impression to the principal of the school that Siddharth is suspended in return. Then they hit Isha with one and Prem, her husband, from his to lose his job, all at the same time. Will Siddharth and Janvi agree? They should elope and get married before the guest married off. Glass constantly kept himself cannot because through various harassed relative about life in the Antiqueness, loves all his money, his watch, his clothes, his hope to beat his friend Siddharth and Kindly. All his experience and his from of the making Ganesh accidentally Pandit Baba, a saint who is believed by people, not by Ganesh, to be giving to the himself for 25 years, to be living in the Himalaya for 250 years. In the climax, Siddharth hatches a plan to the bite Ganpat and his men to the wrong area and marry Janvi with her remaining family members who care for her and Siddharth. Until Ganpat gets wind of his and tracks them down, the new levers now have to turn from the mass about of thugs. His leads to a final battle which ends with a one-on-one fight with Siddharth and Ganpat. Siddharth wins and refuses to deal the death blow, allowing him to live. Ganpat allows Janvi and Siddharth to live, finally accepting Siddharth as his brother-in-law. Siddharth and Janvi live married. Now talk about the cast. Abhishek Bachchan as Siddharth Verma and Bhumika Chawla as Janvi Chaudhary, Aisha Julka as Isha. Now I talk about the soundtrack of this film. Music was by Himesh Reshammiya and lyrics. The first song of this movie, Chain Ho, singing by Sonu Nigam, Alka Yagnik, Jayesh Gandhi. Second song, Dil Mein Jo Baat, singing by Sonu Nigam, Alka Yagnik. Third song, Tere Aane Se, singing by Kumar Sanu, Alka Yagnik. Fourth song, Tere Aane Se, his in remix, singing by Alka Yagnik. Fifth song, Sar Ki Chuneriya Re Jara Jara, singing by Udit Narayan, Alka Yagnik. The sixth song, Yahi Hona Nahi Hona. The sixth song, Nahi Hona Nahi Hona, singing by Kunal Ghanwala and Richa Sharma. Seventh song, Bade Hi Nachuk Daur Se, singing by Kumar Sanu, Alka Yagnik. Eighth song, Tere Mere Pyar Ke Chand, singing by Alka Yagnik. Thank you so much for watching this video. सरकार वर्ष 2005 में प्रदर्शित हुई थी, जिसे सफलता और सराहना मिली थी। 2008 में इसका सीक्वल सरकार राज नाम से बनाया गया। 9 वर्ष बाद इसका तीसरा भाग सरकार 3 नाम से प्रदर्शित हुआ था। तीनों फिल्म अमिताभ बच्चन के किरदार सुभाष नागरे को केंद्रित रखकर बनाई गई हैं।
अन्नू करकरे यानी यामी गौतम अपने पिता की मौत का दोषी सरकार यानी अमिताभ बच्चन को मानती हैं और बदला लेने की कोशिश में हैं। परिस्थितियों के मारे सरकार की व्यक्तिगत लड़ाई अपने पोते शिवाजी नागरे उर्फ चीकू यानी अमित शाह से चल रही है। राजनीतिक उठापटक भी जारी है, जिससे सरकार के प्रभुत्व को खतरा पैदा हो रहा है। अपने सहयोगी गोकुल शाटम यानी रोनित राय के सहारे सरकार अपने सबसे बड़े विरोधी माइकल वाल्या यानी जैकी श्रॉफ और मोदी तथा हिंसक राजनीतिक गोविंद देशपांडे यानी मनोज बाजपेयी के साथ एक डील करता है। क्या होगा इस डील का? क्या सरकार अपना प्रभुत्व बरकरार रख पाएगा? क्या अन्नू अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगी? इस सब का जवाब अभी इस वीडियो में आगे मिलेगा, या फिर आप इस मूवी को देखें। सरकार 3 राम गोपाल वर्मा द्वारा सह निर्मित और निर्देशित 2017 की एक भारतीय राजनैतिक अपराध थ्रिलर फिल्म है। यह सरकार फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है, जिसमें पिछली फिल्म सरकार राज के प्रसंग को जारी रखा गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन पुनः मुख्य भूमिका में दिखाई दिए, जिनके साथ रोनित राय, पराग त्यागी, जैकी श्रॉफ, मनोज बाजपेयी, अमित शाह और यामी गौतम भी फिल्म में भूमिका निभाई है। पाकिस्तानी अभिनेत्री फिजा अली ने इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में शुरुआत की थी। इसमें संगीत दिया है रविशंकर रोहन विनायक ने। इसके छायाकार है अमोल राठौड़। ये मूवी 131 मिनट की है। फिल्म को 12 मई 2017 को दुनिया भर में प्रदर्शित किया गया था, जिसे इंडिया टाइम्स ने 3/5 रेटिंग व आलोचकों ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की थी। फिल्म में सरकार के आंतरिक संघर्ष और उनके महल राजनीति के साथ शीर्ष स्तर के अधिकारियों और महाराष्ट्र के बीच के पावर ब्रोकर संघर्ष दिखाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंद्विता और साजिश शामिल है। इसमें अमिताभ बच्चन सुभाष नागरे यानी सरकार के रूप में है, मनोज बाजपेयी गोविंद देशपांडे के रूप में है, जैकी श्रॉफ माइकल वाल्या के रूप में है। अगर बात करें इसके फ्रेंचाइजी की, तो 2009 में राम गोपाल वर्मा ने कहा कि सरकार श्रृंखला की तीसरी फिल्म बनाने की अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है। हालांकि 2012 में यह सूचित किया गया कि इसकी अगली कड़ी बढ़ाई जाएगी और वर्तमान में फिल्म अपने पूर्व उत्पादन चरण में है, जहां कहानी लिखी जा रही है। फिल्म के 2013 के अंत तक प्रदर्शित किए जाने की उम्मीद है। मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को लिया गया, हालांकि उनका चरित्र पिछले फिल्म में अंत में मर जाता है। अगस्त 2016 में राम गोपाल वर्मा ने सरकार 3 की पुष्टि की। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि अभिषेक और ऐश्वर्या तीसरे फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। He wrote on this Twitter and Abhishek and Aishwarya will not be part of the third installment. अगर बात करें इसके संगीत की, तो फिल्म के संगीत अधिकार इरोज म्यूजिक को दिए गए हैं। फिल्म के संगीत को रोहन विनायक और रविशंकर ने बनाया है। पूर्ण संगीत 3 मई 2017 को प्रदर्शित किया गया था और इसमें 7 गाने हैं। इसमें पहला सॉन्ग था एंग्री मिक्स, जिसे गाया था मीका सिंह और सुखविंदर सिंह ने। दूसरा सॉन्ग था गणपति आरती, जिसे गाया था अमिताभ बच्चन ने। तीसरा सॉन्ग था गुस्सा, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह ने। चौथा सॉन्ग था सामदाम, जिसे गाया था कैलाश खेर और साकेत बरौलिया ने। पांचवा सॉन्ग था थाम्बा, जिसे गाया था नवराज हंस ने। छठा सॉन्ग था शक्ति, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह, साकेत बरौलिया और आदर्श शिंदे ने। सातवां सॉन्ग था सरकार ट्रांस, जिसे गाया था नीलादरी कुमार ने। इस तरह इस साउंड ट्रैक की कुल अवधि थी 30 मिनट 40 सेकंड। पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली का एक वृद्ध सदस्य, जिसके आधिपत्य का लोग आज भी लोहा मानते हैं। सरकार फिल्म के मुख्य आकर्षण है, क्योंकि उनकी विशाल ताकत दर्शकों को उनसे जोड़ती है। सरकार फ्रेंचाइजी की इस फिल्म में सरकार के साथ उनके पोते शिवाजी नागरे यानी अमित शाह नजर आ रहे हैं, जो कि अपने दादा से जितना प्यार करता है उतनी ही नफरत भी। क्या शिवाजी सुभाष को धोखा देता है, या फिर वह अपने दादा के ही षड्यंत्र का शिकार हो जाता है? इस फ्रेंचाइजी के लीड किरदार और उनसे जुड़ी चीजें से पिछले 12 साल जुड़े हैं, जिससे इस फिल्म को देखते हुए आपको सब देखा हुआ ऐसा लगेगा। साथ ही यह शुरुआत से लेकर अंत तक सरकार की मौजूदगी का महत्व भी दर्शकों को बताता है। पिछली फिल्म में आपने दोनों बेटों विष्णु यानी के मेनन और शंकर यानी अभिषेक बच्चन को खोने के बाद उनकी उम्र तो बढ़ी नजर आ रही है, लेकिन स्वभाव में आज भी वह उतने ही सख्त दिख रहे हैं। अब वह कई चीजों से खुद को अलग कर चुके हैं, क्योंकि उनका काम उनके दोनों सहयोगी गोकुल यानी रानित और रमन पराग देखते हैं। उनकी पत्नी पुष्पा यानी सुप्रिया बीमार रहा करती है और वह पूरी तरह उनके देखभाल में लगे रहते हैं। कहानी सरकार के पोते शिवाजी और चीकू की एंट्री के साथ आगे बढ़ती है, जिससे गोकुल में उन गद्दारों के बारे में पता चलता है जो गुपचुप तरीके से डॉन बनने की तैयारी में है। यहाँ तक कि सत्ता के संघर्ष के लिए नागरे की 4 दीवारी के बाहर भी गोविंद देशपांडे यानी मनोज बाजपेयी, सत्ता का भूखा और नेता बनने की इच्छा रखने वाले दुबई बेस्ड बिजनेसमैन माइकल यानी जैकी और गांधी यानी बजरंग बली जैसे लोग सरकार को बर्बाद करने के लिए अपना अपना दांव लगाते हैं। अब सबसे अहम सवाल, क्या शिवा सत्य कंपनी और सरकार का पहला पार्ट बनाने वाले राम गोपाल वर्मा अपने पुराने फॉर्म में लौट आए हैं? इस फिल्म में आपको फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा की इंटेंसिटी की कुछ झलक दिखती है। उनकी महाभारत रूपी कथा याद राजमहल की राजनीति
भी आप कह सकते हैं यह बिना किसी रुकावट के पर्दे पर चलती है। हालांकि फिल्म की हर साजिश को लेकर आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा लेते हैं। फिल्म के कई डायलॉग काफी अर्थपूर्ण हैं, लेकिन यह फिल्म को बहुत ज्यादा असरदार नहीं बना पाते। इस फ्रेंचाइजी की बाकी फिल्मों की ही तरह इस फिल्म में भी लाइट और शेडो का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है, जो फिल्म का ट्रेडमार्क है। साथ ही गोविंदा गोविंदा वाला बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म में शानदार है। बच्चन द्वारा गाई गई गणेश आरती आपको मंत्रमुग्ध करने वाला है। इसके अलावा अमिताभ बच्चन की एक्टिंग और अंदाज भी आपको अभिभूत करने के लिए काफी है। उनके फैंस के लिए इससे एक शानदार तोहफा कह सकते हैं। अमित, मनोज, जैकी और रानित ने काफी शानदार अभिनय का परिचय दिया है, तो वही अभिनेत्रियों यामी, सुप्रिया और रोहिणी का रोल बेहद छोटा है और वह कुछ समय के लिए ही पर्दे पर नजर आती हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि आप लोग मूवी अपलोड क्यों नहीं करते हो, आप लोग मूवी के फैक्ट्स और ये सब बकवास क्यों सुनाते हो। भाई, हमारा लोगों का काम है मूवी अपलोड करना। भाई, मूवी हमारे हक में नहीं होती है, हम उसे अपलोड करते हैं। हमने इस मूवी को भी अपलोड किया था अपने दूसरे चैनल पर, लेकिन यूट्यूब वालों ने इसे हटा दिया। वे क्यों हटाते हैं? क्योंकि जो इस मूवी के मालिक हैं वे इसे अभी भी पैसे लेकर दिखा रहे हैं, यानी कि आपको ये इंटरनेट पर कहीं भी फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग अभी भी इस मूवी को पैसे देकर देख रहे हैं। तो भाई, जब तक लोग इसे पैसे देकर देखेंगे तब तक वे भला इसे फ्री में क्यों यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो भाई, यही बात है, इसी कारण से यूट्यूब पर वे अपलोड करने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी बात नहीं कि हम इसे अपलोड नहीं करते हैं, भाई हम लोग अब अपलोड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड रोचक तथ्य। तो अगर आप इस मूवी के फैन हैं तो आपको जरूर सुनने चाहिए और जरूर सुनिए। दोस्तों, यह मूवी रिलीज हुई थी 3 जून 2016 को। हाउसफुल एक कॉमेडी सीरीज है। इस सीरीज की फिल्म का उद्देश्य तर्कों को परे रख सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करना है। बड़े स्टार से सजी हाउसफुल और हाउसफुल 2 बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। तीसरे भाग में भी बड़े सितारे हैं और फिल्म को एक बार फिर लंदन में फिल्माया गया है। इस बार भी एक बड़ा घर और मजेदार किरदार हैं। बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी अपनी 3 खूबसूरत बेटियों के साथ एक बड़े घर में रहता है। उसे लगता है कि उसकी बेटियां बेहद संस्कारी हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। बटुक की एक बेटी जैकलिन फ्रांडिस को सैंडी यानी अक्षय कुमार से प्यार हो जाता है। सैंडी स्लिप्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है। कभी वह सैंडी बन जाता है तो कभी सुंडी। इसी तरह बटुक की अन्य 2 बेटियों लिसा और नगरिश को टैडी यानी रितेश देशमुख और बंटी यानी अभिषेक से मोहब्बत हो जाती है। बटुक की 3 बेटियां अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक इसके खिलाफ है। इसके बाद कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और किस तरह से बटुक की आंखों में धूल झोंकी जाती है यह हम अभी आगे इसी वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है लंदन से। 3 लुटेरे एक इमारत से गहने चोरी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाते हैं। 6 साल बाद एक धनी और सफल व्यवसायी बाटुक पटेल यानी बोमन ईरानी को अपनी 3 खूबसूरत बेटियों गंगा यानी जैकलिन फ्रांडिस, यमुना यानी लिसा हेडन और सरस्वती यानी नागरिश फाकरी की निराशाजनक शादी दिखाई जाती है, क्योंकि उनका मानना है कि उनके परिवार की पिछली महिलाएं शादी करने के कारण बर्बाद हो गई थी। एक रात एक दोस्त की पार्टी में लड़कियां अपने दोस्त को बताती हैं कि चुपके से उनके पास एक प्रेमी है, जो टेडी यानी रितेश देशमुख, एक बनने पर रेसर बंटी यानी अभिषेक बच्चन जो एक रैपर बनना चाहता है, और सैंडी यानी अक्षय कुमार जो अपना खुद का फुटबॉल क्लब बनाना चाहता है। जब लड़कियां अपने पिता को उनके बारे में बताती हैं तो बाटुक एक रेस्तरां के मालिक आखिरी पास्ता यानी चुंकी पांडे की मदद लेता है, जो परिवार के भाग्य टेलर के रूप में तैयार होता है, जो दावा करता है कि जब लड़की के पति पहली बार बाटुक के घर में आते हैं, उससे बात करते हैं या पैर सेट करते हैं, बटुक मर जाएगा। लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को रखना चाहती हैं, उन्हें नकली विकलांगता बनाती हैं। सैंडी अपंग, टेडी अंधा और बंटी मूक होने का नाटक करता है। पास्ता के रेस्तरां में बाटुक ने पास्ता को बताया कि उनकी बेटियां वास्तव में ऊर्जा नागरे यानी जैकी श्रॉफ की बेटियां हैं, जो एक अंडरवर्ल्ड अपराध प्रभु है, जिन्होंने लड़कियों को जेल में रहते हुए अपना नाम नहीं बताने का वादा किया था। बटुक ने लड़कियों की शादी अपने 3 बेटों से करने की योजना बनाई। लुटेरे ने गहने चोरी करने की कोशिश की। उससे अनजान नागरे लंदन आ गए, जबकि लड़कियां बाटुक के लिए एक मोम की प्रतिमा तैयार करती हैं। लड़के शहर में जाते हैं, जहां लड़कों द्वारा उसे विकलांग होने के लिए मनाया जाता है।
बंटी अपंग, सैंडी अंधा और टेडी म्यूट दिखाई देता है। बाद में नागरे ने बेटुक से अपनी बेटियों के भाई पतियों के बारे में पूछा। बटुक कहते हैं कि वह 3 सामान्य पुरुषों को जानते हैं जो बेटियों के लिए उपयुक्त हैं। बटुक अपने पुत्रों यानी ऋषि समीर कोचर, रोहन यानी नितिन धीर और राजीव आरो चौधरी को देखते हुए एक गुरुद्वारे में ले जाता है। दावा करता है कि वे सामुदायिक सेवा करते हैं। नागरे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त 3 का चयन करता है। घर पर नागरे का दावा है कि बटुक उसके ऊपर 50 मिलियन पाउंड का बकाया है। नागरे ने लड़कों को पैसे बनाने के लिए 10 दिन दिए। यह लड़कियों को चुने हुए लड़कों से शादी करनी चाहिए। इन 10 दिनों के दौरान नागरे और उसके बेटे भी बटुक के घर में रहेंगे, जिसका अर्थ है कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड को बटुक और नागरे द्वारा देखे जाने के ठीक विपरीत काम करना चाहिए। एक पार्टी के दौरान लड़कियों को ऋषि, रोहन और राजीव नशे में मिलते हैं। अगले दिन वे अपनी संबंधित लड़कियों के साथ सेक्स करने के लिए खुश हैं, केवल यह पता लगाने के लिए कि उन्होंने नौकरानियों के साथ सेक्स किया है, नौकरानियों के मुआवजे का अनुरोध किया या वे उन पर मुकदमा करेंगे। नागरे अपनी बेटियों की प्रेम की दलीलों को आत्मसमर्पण करता है। अगले दिन लड़कियां अपने लड़कों को स्वीकार्यत के लिए चर्च ले जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे विकलांगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वे अक्षम रहे। इसके बाद लड़के दोषी महसूस करते हैं क्योंकि वे केवल पैसों के लिए लड़कियों से शादी कर रहे थे। वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए मैडम तुसाद के गोदाम में जाते हैं। वे इसके बजाय बटुक के बेटों को ढूंढते हैं जिनके गुंडे उन पर हमला करते हैं, जबकि टेडी और बंटी उनसे लड़ते हैं। सैंडी टेडी को भारतीय कहते हुए सुनता है और शुंडी आता है और सैंडी को मारने की कोशिश करता है। बटुक भी आता है जिसे नागरे के भाग को 7 शेयरों में विभाजित करने के लिए लड़कों द्वारा ब्लैकमेल किया जाता है। अधिक लोग आते हैं क्योंकि शेयर काफी बढ़ जाते हैं। नागरे आता है और गोदाम में सभी को मारने का प्रयास करता है, जबकि रोशनी चालू और बंद होती है। जैसे ही लड़कियां आती हैं, ऋषि, रोहन और राजीव उन्हें देखते हैं और उन्हें नागरे के सामने घुटने के बल पकड़ लेते हैं। सैंडी, टेडी और बंटी फिर लड़कियों को बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रक्रिया में खुद को घायल कर लेते हैं। लड़कियों ने लड़कों को माफ कर दिया और बटुक ने पूरी कहानी की योजना का खुलासा किया और लड़कियों और उनके लड़कों में ऊर्जा नागरे लड़कियों के असली पिता के साथ सामंजस्य स्थापित किया। पुल 3 के संगीतकार सोहेल सेन, मीका सिंह, सारिफ दोषी और तनिष्क बागची हैं और गीतकार समीर सेन, फरहत संगीत, संजीव चतुर्वेदी, ममता शर्मा, अराफात महमूद, रानी मलिक, मनोज यादव और डेनी साबरी हैं। संगीत अधिकतर टी सीरीज के पास है। शारीरिक विकलांगता से ज्यादा घातक सोच की विकलांगता होती है। आश्चर्य की हाल में वर्षों में देशभक्त का सिनेमा करके प्रशंसा बटोरने वाले अक्षय कुमार हाउसफुल 3 में काम करते हुए यह बात भूल गए थे। रितेश देशमुख को याद नहीं रहा था कि उनके पिता राजनेता थे और वर्षों तक सामाजिक कल्याण के कामों से जुड़े रहे थे। अभिषेक बच्चन की मां सांसद थी और पिता पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी और तमाम बीमारियों विकलांगता के विरुद्ध समाज को जागृत करते रहे हैं। अपनी मानसिक विकलांगता से कैसे तथाकथित मनोरंजक रचा जा सकता है, आप यहाँ लेखक, निर्देशक साजिद फरहाद और निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 3 में देख सकते हैं। खराब पति पिता की 3 लड़कियों को पाने के लिए फिल्म के 3 हीरो खुद को विकलांग बनाते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। एक चल नहीं सकता, दूसरा देख नहीं सकता और तीसरा बोल नहीं सकता। किसी की शारीरिक कमजोरी दूसरों के लिए हंसी का मसाला कैसे बनती है, यह हाउसफुल 3 दिखाती है। हर फिल्म से सामाजिक सरोकार की उम्मीद करना सही नहीं है, परंतु सिनेमा फुहड़ता के कीचड़ में कैसे गिरता है वह इस फिल्म से पता चलता है। अगर आप किसी की शारीरिक कमजोरियों पर हंस सकते हैं तो यह फिल्म आपके लिए है। फुल 3 के लिए यह कहना बेकार है कि यह पिछली 2 कड़ियों की तरह ऐसी तथा कथ कॉमेडी है जिसके लिए दिमाग को सिनेमा घर से बाहर रखा जाए। गुजरी फिल्मों की तरह कहानी के नाम पर यहाँ बेशुमार पैर की बातें गढ़ ली गई हैं।
कुछ पुराने सिनेमाई फार्मूले इस्तेमाल कर लिए गए हैं। हाउसफुल 3 उदाहरण है कि कैसे कॉमेडी को लेकर हमारे बड़े और धनवान निर्माता निर्देशकों की समझ समय बढ़ने के बावजूद अविकसित रह गई है। उनके लिए हंसाने का मतलब कमजोरों का मजाक उड़ाना, हीरोइनों के पिता को कार्टून की तरह पेश करना, द्व्यर्थी बातें बताना, लड़कियों को माल कहना, संवादों गीतों में भाषा का भद्दा इस्तेमाल करना, समझ संवेदना संस्कृत से इनका कोई लेना देना नहीं है। कहानी का मैदान लंदन है। अक्षय कुमार ऐसे गरीब बेरोजगार हैं जिनका व्यक्तित्व इंडियन शब्द सुनते ही खंडित हो जाता है। वह सैंडी से शुंडी बन जाते हैं। दोनों ही किरदारों में वह अजीबोगरीब ढंग से हाथ पैर हिलाते तथा मुंह बनाने के अलावा कुछ खास नहीं करते हैं। सैंडी शुंडी का इलाज यही है कि एक दिन उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाए, तब इंडियन शब्द सुनकर भी उसे गरीबी बेरोजगारी की बात याद नहीं आएगी। रितेश देशमुख यहाँ कार रेसर बनने का ख्वाब पाले हुए हैं और अभिषेक बच्चन कामयाब रैपर बनना चाहते हैं। अभिषेक क्यों अविकसित रह गए, इनका पता ऐसे चलता है कि वह अपनी भूमिकाएं चुनते वक्त विविधता नहीं देखते हैं। हाउसफुल 3 करते हुए वह भूल गए कि अपनी पिछली फ्लॉप फिल्म ऑल इज वेल में भी वह पंजाबी म्यूजिक एल्बम बनाने को संघर्ष रहे गायक बने थे। रितेश देशमुख कुछ ठीक लगे हैं, मगर अक्षय अभिषेक बहुत निराश करते हैं। तीनों हीरोइनों जैकलिन फ्रांसिस, लीजा हेडन, नरगिस फाखरी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि उनके बारे में कुछ कहा जाए। बोमन, चंकी और जैकी के हिस्से कुछ नया नहीं आया। वे कोल्हू के बाल की तरह घूम रहे हैं और उनकी प्रतिभा दोहली जा चुकी है। यह फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो अपनी संवेदना, मस्तिष्क और अस्तित्व को महसूस किए बगैर किसी भी सोच से अपना मनोरंजन कर सकते हैं। साजिद फरहाद के निर्देशन में बनी फिल्म हाउसफुल 3 शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी थी। हाउसफुल की श्रृंखला में बनी पिछली 2 फिल्मों का निर्देशन साजिद खान ने किया था, लेकिन इस फिल्म में फरहाद ने भी साजिद का साथ दिया है। फिल्म को लिखने और बनाने में जब 2 लोगों का दिमाग लगा है तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि यह पिछली 2 फिल्मों से कई ज्यादा बेहतर साबित होगी, लेकिन इस फिल्म को देखकर ऐसा लगता है कि फिल्मों में बॉलीवुड दर्शकों को हंसाने के तरीके भूला जा चुका है। इन दिनों बन रही ज्यादातर फिल्मों में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जोक से नजर आते हैं। आजकल फिल्मों में कहानी के मुताबिक कॉमेडी देखने को ही नहीं मिल रही। कहानी साफ शब्दों में कहा जाए तो इसमें कोई कहानी नहीं है। फिल्म को देखने के लिए अगर दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो यह आपको थोड़ी मजेदार लग सकती है। फिल्म की कहानी शुरू होती है बटुक पटेल यानी बोमन ईरानी से, जो अपनी 3 बेटियों गंगा, जैकलिन फ्रांसिस, यमुना, लीजा हेडन और सरस्वती नगरिस फाखरी के साथ लंदन में रहती हैं। बटुक को लगता है उनकी बेटियां सबसे ज्यादा संस्कारी हैं। हर पिता की तरह वह भी अपनी बेटियों के लिए किसी योग्य वर की तलाश में रहता है। इसके बाद एंट्री होती है सैंडी यानी अक्षय कुमार, टेडी, रितेश देशमुख और बंटी अभिषेक बच्चन की। बटुक की 3 बेटियां इनसे प्यार करने लगती हैं और इन्हीं से शादी करना चाहती हैं, लेकिन बटुक पटेल को ये तीनों बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। इसके बाद पिता अपनी बेटियों के इस तीनों से दूर करने के हथकड़े अपनाता है। बेटियां अपने तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करती हैं। उनके बॉयफ्रेंड अलग तरीके से। इन सब के बीच फिल्म में कंफ्यूजन शुरू होती है। चलिए बात करते हैं निर्देशन। साजिद फरहाद ने मिलकर कई बेहतरीन फिल्मों की कहानी लिखी है, लेकिन इस फिल्म में ये दोनों चूक गए। फिल्म का निर्देशन औसत से कम रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है। साथ ही इन्होंने दर्शकों को काफी कंफ्यूज भी किया है। इसकी पिछली 2 सीरीज को देखा जाए तो वह दर्शकों का मनोरंजन करने से ज्यादा सफल साबित हुई है, लेकिन इस फिल्म में जितनी उम्मीदें की गई थी इससे उतना ही निराश किया है। बात करते हैं अभिनय की। एयरलिफ्ट और ब्रदर्स जैसी गंभीर फिल्में करने के बाद अक्षय ने बखूबी खुद इसमें दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। वही दूसरी तरफ रितेश देशमुख भी इस तरह के किरदारों को अच्छी तरह निभा जाते हैं। अभिषेक बच्चन ने भी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश की है। जैकलिन, लीजा और नगरिस ने ऐसा कुछ फिल्म में नया नहीं किया है। वही जैकी श्रॉफ, चक्की पांडे का भी कोई खास किरदार नहीं नजर आया है। बात करते हैं म्यूजिक की। पिछली 2 फिल्मों के संगीत की बात करें तो वह इसमें कई गुना बेहतर था। इसमें ऐसा कोई खास गाना देखने को नहीं मिलता जिसे दर्शकों के बीच याद रखा जा सके।
जबकि पिछली फिल्मों के गाने पापा जाग जाएगा और धन्नो आज तक काफी लोकप्रिय है। चलिए बात करते हैं कि क्यों देखें। फिल्म में बॉलीवुड के कई सितारे अभिनय करते हुए नजर आए हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से दर्शकों को हंसाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिल्म की कहानी के लिए दिमाग न चलाकर इन सितारों को देखना एक बार तो सिनेमा घरों में जा सकते थे। हाउसफुल सीरीज की 2 फिल्मों की सफलता के बाद अब हाउसफुल 3 रिलीज हो गई है। इस बार साजिद खान की जगह साजिद फरहाद की जोड़ी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। साजिद फरहाद ने इसके पहले अक्षय कुमार की फिल्म इट्स एंटरटेनमेंट भी डायरेक्ट की थी, जो दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई थी। क्या इस बार साजिद फरहाद दर्शकों का दिल जीत पाएंगे? आइए फिल्म की समीक्षा करते हैं। कहानी। फिल्म की कहानी लंदन में